से हवा में मार करने वाली मिसाइल के बारे में हमने देखा था। आज हम लोग एक नई मिसाइल को देखेंगे जो हवा से हवा में मार कर सकती है। हवा से हवा में मार करने वाली जो मिसाइल होती हैं, ठीक है, ये हमारे फाइटर जेट्स में लगाई जाती हैं। जो भी हमारे लड़ाकू विमान होते हैं, उन लड़ाकू विमानों में इसको लगाया जाता है। और जब ये दुश्मन का कोई भी लड़ाकू विमान हमारे देश में हमारी बॉर्डर पर इंटर करता है, तो ऐसी कंडीशन में ये मिसाइल जाती है और दुश्मन के मिसाइल को मारकर नष्ट कर देती है। तो ऐसी मिसाइल जो हवा से फायर की जाती है और हवा में दुश्मन के जहाज को मारकर गिरा देती है, ऐसी मिसाइल को बच्चों क्या बोलते हैं? हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल, एयर टू एयर मिसाइल। अब ये एयर टू एयर मिसाइल कहां पर इंस्टॉल की जाती है? हमारे लड़ाकू विमानों में। हमारे जो लड़ाकू विमान होते हैं, लड़ाकू जहाज होते हैं, उनमें जो है इनको इंस्टॉल किया जाता है और ये अटैक करते हैं। ठीक है बच्चों, तो लड़ाकू विमानों में इंस्टॉल की जाने वाली हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलें जो दुश्मन के जहाजों को नष्ट कर देती हैं, उनमें भारत के पास जो सबसे इंपॉर्टेंट मिसाइल है उसका नाम है बच्चों अस्त्र। क्या नाम है? अस्त्र। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट मिसाइल है अस्त्र। अस्त्र के कई वर्जन आते हैं, मतलब कई टाइप आते हैं, जिनमें से एक होती है अस्त्र MK1। MK1 का मतलब होता है मार्क 1, मार्क 1 का मतलब होता है टाइप 1। तो अस्त्र मार्क 1 की जो अस्त्र मार्क 1 है, उसकी जो रेंज होती है वो 110 किलोमीटर है। कितने किलोमीटर है? 110 किलोमीटर। मतलब दुश्मन के जहाज को अगर 110 किलोमीटर की दूरी पर दौड़ाकर मार सकती है। मतलब एक बार हमने लॉन्च कर दिया तो दुश्मन के जहाज को दौड़ाकर 110 किलोमीटर की दूरी पर दौड़ाएगी और उसकी रेंज में अगर वो आ गया दुश्मन का जहाज तो वो बचेगा नहीं। इसी तरीके से अस्त्र का दूसरा वर्जन है अस्त्र MK2, और ये अस्त्र MK2 जो होता है वो 160 किलोमीटर की इसकी रेंज है। कितनी रेंज है बच्चों? 160 किलोमीटर। और अस्त्र MK3 यानी इसका जो टाइप 1 है उसकी रेंज बहुत ज्यादा है, उसकी रेंज है 350 किलोमीटर। और 350 किलोमीटर की रेंज में किसी भी जहाज को, किसी भी लड़ाकू जहाज को नष्ट करने की ये ताकत रखती है। और इसकी जो जिस स्पीड से ये उड़ान भरती है वो सुपरसोनिक स्पीड से उड़ान भरती है, यानी कि मैक 4.5। ठीक है, मैक 4.5 यानी सुपरसोनिक स्पीड से ये उड़ान भरकर दुश्मन के जहाज को दौड़ाकर मारने की ताकत इसमें मौजूद होती है। तो बच्चों होप कि ये जो हमारी मिसाइल है अस्त्र, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल अस्त्र भारत के पास मौजूद है और ये हमारे जो फाइटर जेट्स हैं, जो हमारे लड़ाकू विमान हैं, उनमें फिट की गई है। ठीक है, तो जल्दी से इसे नोट कर लीजिए। होप की बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो नोट कर लीजिए बच्चों, हवा से हवा में मार करने वाली हमारे फाइटर जेट्स में लगाई जाने वाली मिसाइलों को हवा से हवा में मार करने वाली या एयर टू एयर मिसाइल के नाम से जानते हैं। ठीक है बच्चों, ठीक है। और इसमें जो हमारे पास मौजूद है ये तीनों नोट कर लीजिए। ये सब नोट करने की जरूरत नहीं है, इस स्पेसिफिकेशन वगैरह नहीं नोट करना है, बस आपको कितना कौन सा वर्जन है, कितनी लंबी दूरी पर मारक क्षमता है और लास्ट में ये तीनों जो है सुपरसोनिक स्पीड 4.5 मैक से ये उड़ान भरती हैं। जल्दी नोट कर लीजिए। सर ये मिसाइल वापस आती है डिस्ट्रॉय करके या खुद ही डिस्ट्रॉय हो जाती है? खुद ही डिस्ट्रॉय हो जाएगी यार, कहां मार के आएगी क्या? उसी से जाकर टकरा कर अपने आप को नष्ट कर देती है। ठीक है, टकरा कर जो है वो नष्ट कर देती है। नहीं जफीर आलम साहब, मैं कहीं और से क्लास ले रहा हूँ, PW का फंक्शन कहीं और से हुआ है बेटा। ये अलग तरीके की मिसाइल है। कल तुम क्लास में होश में रहे होते विकास भाई, तो समझ में आ गया होता। बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल से ये डिफरेंट मिसाइल्स हैं, ये टैक्टिकल मिसाइल हैं, इनको उनकी उस कैटेगरी में नहीं रखा जाता। ठीक है, चलो नोट हो गया बच्चों? बिल्कुल बात क्लियर, बिल्कुल बात क्लियर। सोचो कितने सारे मिसाइलों से तुम लोग लैस होते जा रहे हो। ठीक है, परसों से तुम लोगों के पास एक से एक मिसाइलें आ रही हैं, एक से एक मिसाइलें जो है तुम उनसे बिल्कुल कहते हैं ना कि सारे हथियार तुमको मैं मुहैया करवा परीक्षण किया है इसके बारे में। ठीक है, इसके बारे में जानोगे तो मजा ही आ जाएगा। मतलब सच बता रहा हूं, मुझे सबसे बेहतरीन मिसाइल ये लगती है। अब आप इसमें बेहतरीन क्या है? रुद्रम 1 के बारे में। रुद्रम 1 जो है भारत की पहली बच्चों एंटी रेडिएशन मिसाइल है। एंटी रेडिएशन, ठीक है, रेडिएशन मिसाइल है। ठीक है, एंटी रेडिएशन मिसाइल है, या इसे हम लोग हिंदी में बोल सकते हैं ये एक प्रकार की विकिरण रोधी मिसाइल है। भारत की पहली एंटी रेडिएशन मिसाइल या विकिरण रोधी मिसाइल है। अब इसमें होता क्या है, सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, मजा आएगा इस चीज को जानकर। ठीक है, मान लीजिए दुश्मन का कोई एयरपोर्ट है। ठीक है, दुश्मन का कोई एयरपोर्ट है और उस पर जो है उन लोगों ने खूब सारे रडार वगैरह लगा दिए हैं। ठीक है, रडार वगैरह लगा दिए हैं और हमारे जहाज जो हैं वो दुश्मन की बाउंड्री में मान लीजिए घुस रहे हैं। अब ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि दुश्मन की बाउंड्री, मान लीजिए ये बॉर्डर है, तो दुश्मन की बाउंड्री में अगर हमारे जहाज घुसकर और यहाँ पर हमला करना चाहते हैं तो ऐसी कंडीशन में इनके रडार हमें पकड़ लेंगे, और अगर हमें पकड़ लेंगे तो इनके फाइटर जेट या इनकी मिसाइलें हमारे जो है जहाजों को मारकर गिरा देंगी। होगा यही तो ना भाई ये दुश्मन का एयरपोर्ट है, दुश्मन के एयरपोर्ट पर रडार वगैरह लगा हुआ है, तो अगर हमारे जहाज दुश्मन के उसमें बाउंड्री में घुसकर और उसे मारना चाहते हैं तो जैसे ही बाउंड्री में इंटर करेंगे इनके रडार हमें पकड़कर और हम पर हमला कर सकते हैं, हमारी मिसाइल को नष्ट कर सकते हैं, यही होगा। लेकिन बच्चों ये जो हम लोगों ने स्पेशल विकिरण रोधी मिसाइल को डेवलप किया है, ये विकिरण रोधी मिसाइल यानी एंटी रेडिएशन मिसाइल इतनी जबरदस्त है कि हम इसको अपने फाइटर जेट में फिट करके ले जाएंगे और लगभग 150 किलोमीटर यानी कि 150 किलोमीटर की दूरी से, ठीक है, दूरी से इसको लॉन्च करेंगे। अब ये करती क्या है, बड़ी मजेदार चीज, कि जो रडार से रेडियो तरंगें आती हैं हमें ट्रैक करने के लिए, ये क्या करती है, ये मिसाइल रुद्रम मिसाइल क्या काम क्या होता है, ध्यान से समझिएगा बच्चों, मजा आएगा। ठीक है, रुद्रम मिसाइल क्या करती है, उस रडार से आने वाली जो रेडियो तरंगें होती हैं उसी को ये क्या करती है, कैप्चर कर लेती है। मतलब उसी को ये एक तरीके से इंडिकेशन मान लेती है, यानी उस रेडियो तरंगें रडार से भेजी जा रही हैं उन्हीं को फॉलो करती है और उन्हीं को फॉलो करते हुए, ठीक है, जहां से आ रही है ये रेडियो तरंगें उनको फॉलो करते 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 जाएगी और इनके पूरे रडार सिस्टम को, इनका पूरा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को तबाह और बर्बाद कर देगी। और जब ये इसके रडार सिस्टम को तबाह और बर्बाद कर देगी, फाइनली क्या हो जाएगा, ये लोग अंधे हो जाएंगे, यानी इनको कोई इनका रडार खराब हो जाएगा, इनका
जो है वो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम खराब हो जाएगा। जब इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम खराब हो गया, रडार खराब हो गया, तो अब ये हमें देख ही नहीं पाएंगे क्योंकि इनका सारा रडार वगैरह तो खराब हो चुका है। अब हमारे फाइटर जेट जो है वो अंदर बाउंड्री में घुसकर और इनके पूरे एयरपोर्ट्स को, जहां पर इनके कीमती फाइटर जेट्स वगैरह रखे रहेंगे, उनको उन पर बम बारिश करके, बम वर्षा करके और इसको उनको तबाह बर्बाद करके वापस अपने देश में लौट जाएंगे। तो एक तरीके से बच्चों ये एंटी रेडिएशन मिसाइल दुश्मन को अंधा कर देती है, दुश्मन के रडारों को, दुश्मन के इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को इस तरीके से बर्बाद कर देती है कि दुश्मन देखने लायक नहीं रहता। और उसके बाद जब हमारे रडारों को, हमारे जहाजों को पकड़ नहीं पाता, हमारे जहाज फिर अपने मर्जी से दुश्मन के क्षेत्र में घुसकर बमबारी करके और वापस आ जाते हैं। तो खास बात ये होती है बच्चों कि ये जो एंटी रेडिएशन मिसाइल है, ये एंटी रेडिएशन मिसाइल क्या करती है, रडार सिस्टम से आने वाली रेडियो तरंगों को, यानी दुश्मन के रडार से आने वाली रेडियो तरंगों को फॉलो करते हुए जाकर उसके रडार सिस्टम को बर्बाद करने की ताकत रखती है। तो ये इतनी जबरदस्त मिसाइल है जिसमें मेरी समझ लो वन ऑफ द फेवरेट मिसाइल है जो इस तरह से काम करती है। ठीक है, एंटी रेडिएशन मिसाइल है, भारत की पहली, और रुद्रम 1 नाम है, और इसकी रेंज जो है 150 किलोमीटर है। तो होप मेरे प्यारे बच्चों इसको जानकर आपको मजा आया होगा कि ऐसी भी मिसाइलें हैं जो दुश्मन के, जहां दुश्मन मतलब तुम उसको कैप्चर करने के लिए, तुम उनकी पहचान करने के लिए अपने रेडियो तरंगे भेजोगे, अब उसी को फॉलो करके आकर और तुमको बर्बाद कर देंगे और फिर उसके बाद तुम पर हमला बोलेंगे। तो इतनी शानदार जबरदस्ती ये है कि पूछिए मत। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा लिख लो, इसके बारे में थोड़ा सा लिख लो कि रुद्रम 1 भारत की पहली, लिख लीजिए बच्चों, रुद्रम 1, ठीक है, लिखिएगा बच्चों, रुद्रम 1 भारत की पहली एंटी रेडिएशन मिसाइल है, एंटी रेडिएशन मिसाइल है, एंटी रेडिएशन मिसाइल है, एंटी रेडिएशन मिसाइल है, जिसकी रेंज 150 किलोमीटर की है, जिसकी रेंज 150 किलोमीटर की है। इसे हमारे लड़ाकू विमानों पर लगाया जाता है, लड़ाकू विमानों पर लगाया जाता है। या एक ऐसा हथियार है, या एक ऐसा हथियार है, या एक ऐसा हथियार है जिसका इस्तेमाल दुश्मन के रेडियो सिग्नल को पता लगाने, जिसका इस्तेमाल दुश्मन के रेडियो सिग्नल के स्रोत का पता लगाने, जिसका इस्तेमाल दुश्मन के रेडियो सिग्नल के स्रोत का पता लगाने और उस पर हमला करने के लिए किया जाता है, और उस पर हमला करने के लिए किया जाता है, हमला करने के लिए किया जाता है, किया जाता है। या एक प्रकार से दुश्मन के, या एक प्रकार से दुश्मन को, या दुश्मन को युद्ध क्षेत्र में अंधा कर देती है, युद्ध क्षेत्र में अंधा कर देती है, अंधा कर देती है। बिल्कुल क्लियर बच्चों, नोट कर लिया, मजा आया इस मिसाइल के बारे में जानकर, आनंदित हुए आप लोग? अब एक मिसाइल और बताता हूं, नहीं भारत के अलावा भी बहुत देशों के पास में है। ठीक है, वही जो दुनिया के टॉप देश हैं, रशिया, अमेरिका, चाइना, इन सब के पास है, हमारे पास भी है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत के पास है, लेकिन जो है वो एक जबरदस्त तरीके की मिसाइल है। अब तो बच्चों एक मिसाइल होती है जो एंटी टैंक मिसाइल होती है। टैंक आप लोग समझते हैं कि नहीं समझते हैं? टैंक को जानते हैं? टैंक को जानते हैं कि नहीं आप लोग? टैंक क्या होता है? तो टैंक इस तरीके की मशीनें होती हैं, इस तरीके का आप लोगों ने देखा होगा, युद्ध क्षेत्र में इनका उपयोग किया जाता है। तो टैंक जो होता है बच्चों, इस तरीके का एक कह सकते हैं हथियार होता है जो युद्ध क्षेत्र में यूज होता है। तो टैंक को नष्ट करने वाली, ठीक है, टैंक को नष्ट करने वाली की, टैंक को जो नष्ट करने वाली मिसाइलें होती हैं बच्चों, उनको हम लोग एंटी टैंक मिसाइल कहते हैं। तो एंटी टैंक जो मिसाइल्स होती हैं उनमें भारत के पास, यानी कि जो टैंक को नष्ट कर दें, दुश्मन के टैंक को युद्ध क्षेत्र में नष्ट कर दें, तो ऐसी मिसाइलों को एंटी टैंक मिसाइल के नाम से जाना जाता है। किस मिसाइल के नाम से जाना जाता है? एंटी टैंक मिसाइल के नाम से जाना जाता है। तो याद रखिएगा बच्चों, दुश्मन के टैंक को नष्ट कर देने वाली जो मिसाइल होती है उसे क्या बोलते हैं? एंटी टैंक मिसाइल, एंटी टैंक मिसाइल के नाम से जाना जाता है। अब ये जो एंटी टैंक मिसाइल होती है, इसमें भारत के पास मौजूद है, भारत के पास एक मौजूद है जो कि क्या करती है, 3 से 4 किलोमीटर की रेंज में मौजूद किसी दुश्मन के टैंक को नष्ट कर सकती है। और ऐसी मिसाइल को हम लोग नाम देते हैं नाग। क्या बोलते हैं बच्चों? नाग। ठीक है, तो याद रखिएगा, भारत के पास लगभग 4 किलोमीटर तक हमला कर सकने वाली, 4 किलोमीटर की रेंज वाली एक मिसाइल है, एंटी टैंक मिसाइल है, जिसका नाम क्या है बच्चों? नाग है। क्या नाम है बच्चों? नाग है। अब यही नाग को, यही जो नाग है, इसी नाग को अगर हेलीकॉप्टर से लॉन्च किया जाए, ठीक है, इसी नाग को हेलीकॉप्टर से अगर लॉन्च किया जाए और वो मिसाइल जो है हेलीकॉप्टर से लॉन्च होकर आकर जो है वो हमारे कि दुश्मन के टैंक को नष्ट कर दे, तो ऐसी मिसाइल, ठीक है, ऐसी मिसाइल यानी कि वही नाग मिसाइल अगर हेलीकॉप्टर से लॉन्च हो, ठीक है, हेलीकॉप्टर से लॉन्च हो, तो उसका नाम बदल जाता है और उसका नाम हो जाता है हेलिना। क्या नाम हो जाता है? हेलिना। तो हेलिना भी बच्चों हेलीकॉप्टर, हेलिना नाम है, नगीना नाम नहीं है, मतलब सोचो कि नगीना, इसे याद रखें। तो ये हेलिना है। तो नाग मिसाइल एंटी टैंक मिसाइल है, 4 किलोमीटर की रेंज है, सतह से लॉन्च की जाती है, टैंक को नष्ट कर सकती है। और अगर वही नाग अगर हेलीकॉप्टर से लॉन्च की जाए और जाकर टैंक को नष्ट कर दे, तो उसका नाम बन जाता है हेलिना। हेलिना का फुल फॉर्म होता है हेलीकॉप्टर नाग, हेलीकॉप्टर नाग, यानी हेलीकॉप्टर से दागी जाने वाली नाग। इसकी भी रेंज वही होती है जो उसकी नाग की होती है, 4 किलोमीटर। तो नोट कर लीजिए, टैंक को नष्ट करने वाली
करने वाली एंटी टैंक मिसाइल, टैंक को नष्ट करने वाली एंटी टैंक मिसाइल भारत के पास मौजूद है। और भारत के पास एक है नाग जो सतह से लॉन्च की जाती है और एक हेलीकॉप्टर से लॉन्च की जाती है, हेलिना नाम है, ठीक है। 4 किलोमीटर की इसकी रेंज है, ठीक है। तो नगीना नहीं, हेलिना है। जल्दी से नोट कर लीजिए बच्चों। एक एक एंटी टैंक मिसाइल और लॉन्च करी है, एक एंटी टैंक मिसाइल और बनाई है जो कि एमपीएटीजीएम के नाम से है। एमपीएटीजीएम यानी कि मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। इसका फुल फॉर्म क्या है? एमपीएटीजीएम का मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। ये भी एंटी टैंक मिसाइल है, टैंक को नष्ट करती है, लेकिन ये जो होती है पोर्टेबल है। पोर्टेबल, ये जो आप चित्र देख रहे हैं ये एमपीएटीजीएम का है। पोर्टेबल का मतलब इसको दो सैनिक अपने हाथों, मतलब दोनों दो सैनिक, कम से कम दो सैनिक इसको अपने हाथों से इसको ढो सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं और कहीं पर भी रखकर इनको लॉन्च किया जा सकता है, कहीं पर भी रखकर इसको दागा जा सकता है और ये जाकर टैंक को क्या करेगी? नष्ट कर देगी। टैंक को क्या करेगी बच्चों? नष्ट कर देगी। इसकी जो रेंज है वो 200 मीटर से लेकर 4 किलोमीटर की है, 200 मीटर से लेकर 4 किलोमीटर की है। इसे भी हाल ही में जो है टेस्ट किया गया है और ये पूरी तरह से सफल रही है। तो एक एंटी टैंक मिसाइल जो कि पोर्टेबल है, जिसको कहीं से कहीं पर भी ले जाया जा सकता है और इसकी मदद से हमला किया जा सकता है, दुश्मन के टैंक को नष्ट किया जा सकता है, ऐसी मिसाइल को मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल कहते हैं। भारत के पास मौजूद है, 200 मीटर से 4 किलोमीटर की इसकी क्या है बच्चों? रेंज है, ठीक है। नोट कर लीजिए, ये भी एक मिसाइल है जो भारत में शामिल हुई है। नोट कर लिया बच्चों? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मजा आया इन सारी मिसाइलों को जानकर। चलिए, अगर आप लोग इतना अच्छा पढ़ रहे हैं तो एक मिसाइल और बताता हूं, ठीक है। अब मान लीजिए कि दुश्मन जो है वो दुश्मन के सैटेलाइट, ठीक है, दुश्मन के बच्चों सैटेलाइट अगर हम पर नजर रखे हुए हैं, दुश्मन के सैटेलाइट हम पर नजर रखे हुए हैं, मान लीजिए युद्ध का समय है और युद्ध के समय पर दुश्मन ने सैटेलाइट की मदद से अपने लो अर्थ ऑर्बिट में यानी निम्न भूकक्षा में मौजूद एक जासूसी उपग्रह की मदद से अगर हम पर नजर बना रखी है, हमारी हर एक्टिविटी को देख रहा है, हमारी हर एक एक्टिविटी पर नजर रखा है, हम कहां मूव कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हमारी सेना कहां जा रही है, हम कौन सा हथियार इधर से उधर कर रहे हैं, तो दुश्मन के जासूसी उपग्रहों को जो हमारी जासूसी कर रहे हैं, जो हमें हमारी एक एक सूचना दुश्मन को दे रहे हैं, ऐसी जासूसी उपग्रहों को लो अर्थ ऑर्बिट में, निम्न भूकक्षा में नष्ट करने की क्षमता भी भारत के पास अब हो चुकी है। भारत ने एंटी सैटेलाइट मिसाइल को लॉन्च करके और उसको लो अर्थ ऑर्बिट में यानी निम्न भूकक्षा में 200 से लेकर 2000 किलोमीटर की ऑर्बिट में नष्ट करके, ठीक है, एक एक्सपेरिमेंट किया 2019 में जिसका नाम था 27 मार्च 2019 में एक्सपेरिमेंट किया और इस एक्सपेरिमेंट का नाम रखा गया था मिशन शक्ति। तो 27 मार्च 2019 में भारत ने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसका नाम रखा मिशन शक्ति और मिशन शक्ति में निम्न भूकक्षा में एक जासूसी उपग्रह को टारगेट करके और उसको हवा में ही यानी लो अर्थ ऑर्बिट में ही मारकर गिरा दिया और इस तरीके से भारत उन देशों में शामिल हो गया जो किसी भी दुश्मन के जासूसी उपग्रहों को टारगेट करके नष्ट कर सकते हैं और यह क्षमता प्राप्त करने वाला भारत जो है दुनिया का चौथा देश बन गया। तो इससे पहले चाइना, इससे पहले जो है वो रशिया और यूनाइटेड स्टेट के पास ये ताकत मौजूद थी। भारत दुनिया का चौथा ऐसा देश बन गया जिसके पास ये ताकत मौजूद है कि वो लो अर्थ ऑर्बिट में निम्न भूकक्षा में दुश्मन के जासूसी उपग्रह को टारगेट करके उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। अब आप कहेंगे सर इसमें क्या है, जासूसी उपग्रह को डिस्ट्रॉय कर देंगे? अरे मेरे प्यारे बच्चों, आप तो जो है वो स्पेस टेक्नोलॉजी पढ़ चुके हैं। आपको जैसा पता है कि लो अर्थ ऑर्बिट में जो सैटेलाइट है वो लगभग 22,000 से 25,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो है वो घूमता रहता है। तो 22,000 से 25,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अगर कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी पिंड घूम रहा है तो उसको टारगेट करना और फिर उसको प्रिसाइसली, बिल्कुल एक्यूरेटली मारकर नष्ट कर देना, यह आसान काम नहीं है। यह आसान काम नहीं है, हम लोगों के लिए तो हलवा है क्योंकि हम बस पढ़ रहे हैं, हम जान रहे हैं, लेकिन असल में देखा जाए तो यह आसान काम नहीं है कि आप 22 से 25,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ते हुए किसी जासूसी उपग्रह को टारगेट करें और फिर उसको प्रिसाइसली, एक्यूरेटली जो है वो लो अर्थ ऑर्बिट में मारकर गिरा दें। तो ये बहुत मुश्किल काम है और 200 से लेकर 2000 किलोमीटर की ऑर्बिट में मारकर गिरा दें। तो लेकिन भारत के पास ये शक्ति शामिल हो गई है, भारत के पास ये शक्ति है और इसी वजह से इसका नाम मिशन शक्ति रखा गया था, ठीक है। तो भारत ने इस में महारत हासिल कर ली है और फाइनली जो है भारत के पास भी ये शक्ति मौजूद है, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए कि भारत ने 27 मार्च 2019 को, ऐसे नोट कर लीजिए, भारत ने 27 मार्च 2019 को, भारत ने 27 मार्च 2019 को मिशन शक्ति नामक प्रयोग किया, मिशन शक्ति नामक प्रयोग किया, मिशन शक्ति नामक प्रयोग किया, मिशन शक्ति नामक प्रयोग किया। यह प्रयोग, मिशन शक्ति नामक प्रयोग किया, यह प्रयोग किसी दुश्मन के निम्न भूकक्षा में मौजूद दुश्मन के निम्न भूकक्षा में मौजूद किसी भी जासूसी उपग्रह को टारगेट कर नष्ट करने के लिए किया गया था, इस सफल प्रयोग के बाद भारत इस तरह की क्षमता को हासिल करने वाला, इस प्रयोग के बाद भारत इस क्षमता को हासिल करने वाला दुनिया का चौथा देश बन गया। इससे पहले यह क्षमता
इससे पहले ये क्षमता इससे पहले ये क्षमता चीन, भारत, अमेरिका और रशिया के पास ही थी। ठीक है, तो बच्चों अगर बात की जाए तो ये एक बहुत बड़ी क्षमता थी। तो बच्चों ये जो क्षमता थी वो हमने हासिल कर ली थी। ठीक है, हाँ सर, ठीक है। अब बच्चों ये जो हमारा मिसाइल प्रोग्राम है, ठीक है, मिसाइल जितनी भी हम लोगों ने पढ़ी, तो अगर 80 के दशक की बात की जाए तो 80 के दशक तक भारत के पास मिसाइल क्षमता इस तरीके से मौजूद नहीं थी। हमारे पास जो भी क्षमता मौजूद थी बच्चों, वो सारी की सारी जो क्षमता मौजूद थी वो विदेशों से हम लेते थे, या फिर अपने हमारे पास विदेशों से लेते थे, या विदेशों की टेक्नोलॉजी पर ही हम बेस्ड थे मिसाइल क्षमता की अगर बात की जाए। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, जब ये लगा कि भारत को जरूरत है इस तरीके की मिसाइलों की जो कि दुश्मन के दांत खट्टे कर सके, जो दुश्मन को नेस्तनाबूद कर सके, तो ऐसी कंडीशन में हमने सेल्फ मतलब कह सकते हैं ना आत्मनिर्भर बनने की कोशिश शुरू करी 1980 के करीब। और 1983 में बच्चों 1983 में एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया जिसका नाम था IGMDP, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, तो ये जब 1983 से जो ये IGMDP नाम का प्रोग्राम लॉन्च किया गया, तो उसके बाद ये टारगेट किया गया कि अलग अलग ताकत वाली हमें 5 मिसाइलों को डेवलप करना है। और ये 5 मिसाइलें कौन थी जिनको सबसे पहले टारगेट किया गया था? उसको हम लोग पटना के नाम से याद रख सकते हैं। पटना, ठीक है, पटना के नाम से उसको याद रख सकते हैं। अब ये पटना नाम की मिसाइलों में अगर याद करने के लिए हम लोग याद कर सकते हैं कि इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसकी शुरुआत 1983 से हुई, जो भारत को मिसाइल टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भर बनाने के लिए इस प्रोग्राम की शुरुआत की गई थी। उसमें 5 मिसाइलों को टारगेट किया गया कि हम 5 तरीके की मिसाइलों को बनाएंगे या उसको तैयार करेंगे और अपने देश को आत्मनिर्भर बनाएंगे। उसमें P फॉर आ जाता है आपका पृथ्वी। ठीक है, सबसे पहले इसमें हमने सोचा था कि हम पृथ्वी नाम की मिसाइल बनाएंगे, इसके अलावा हम अग्नि नाम की मिसाइल बनाएंगे, इसके अलावा हम त्रिशूल नाम की मिसाइल बनाएंगे। ठीक है, त्रिशूल नाम की मिसाइल बनाएंगे, नाग नाम की मिसाइल बनाएंगे जो एंटी टैंक मिसाइल होगी, और आकाश नाम की मिसाइल बनाएंगे। तो हम लोगों ने इन 5 मिसाइलों को टारगेट किया कि हम 5 तरीके की अलग अलग दूरी की मिसाइलें, यानी पृथ्वी को हम छोटी दूरी के लिए छोटी दूरी की मिसाइलों की तरह डेवलप करेंगे, अग्नि को हम लंबी दूरी की मिसाइलों के लिए डेवलप करेंगे, त्रिशूल को जो है एंटी जो है वो एयरक्राफ्ट मिसाइल की तरह यूज करेंगे, आकाश को एंटी क्राफ्ट मिसाइल की तरह यूज करेंगे, और नाग को एंटी टैंक मिसाइल की तरह से हम इसको क्रिएट करेंगे। तो 1983 में बच्चों ये प्रोग्राम की शुरुआत हुई और फाइनली भारत देश धीरे धीरे मेहनत करते हुए, ठीक है, लगभग 2008 से 12 के बीच में ये सारी मिसाइलें भारत के पास बनकर तैयार हो गई और भारत पूरी तरीके से भारत जो है वो मिसाइल टेक्नोलॉजी के लिए पूरी तरह से भारत जो है आत्मनिर्भर हो गया। तो भारत को आत्मनिर्भर बनाने वाली जो कह सकते हैं प्रोग्राम, जो जिस प्रोग्राम के तहत भारत जो है इस अपनी मिसाइल टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भर हो पाया, वो कौन सा प्रोग्राम था बच्चों? IGMDP प्रोग्राम था। ठीक है, जिसमें 5 मिसाइलों को डेवलप किया गया। ठीक है, और इसके जो हेड बनाए गए थे, यानी कि जिन्होंने इस पूरे प्रोग्राम को संचालित किया, जिन्होंने इस प्रोग्राम को एक तरीके से कह सकते हैं गाइड किया, एक तरीके से पूरे प्रोग्राम को हेड किया, वो थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। ठीक है, APJ अब्दुल कलाम। तो ये जो अब्दुल कलाम जो थे, ठीक है, अब्दुल कलाम जी जो थे, वो असल में क्यों मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है उनको? तो अब बात आपको स्पष्ट होती है कि हम लोग हमेशा APJ अब्दुल कलाम जी से बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन उन्होंने क्या किया इस देश के लिए ये बहुत कम लोगों को पता है। बस मिसाइल मैन है, लेकिन इस तरीके से टेक्निकली सबको पता नहीं होता कि उन्होंने कैसे कंट्रीब्यूट किया। तो उन्होंने जो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ही वो शख्सियत थे, वो इंसान थे जिन्होंने हमारे देश को मिसाइल टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भर बनाया। 1983 में उन्होंने इस प्रोग्राम की शुरुआत करी, वही इसके हेड बने, और फाइनली 1983 के बाद हम धीरे धीरे, पहले हम लोगों ने पटना नाम की मिसाइलों यानी कि पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग और आकाश नाम की मिसाइलों को डेवलप किया, और उसके साथ ही साथ हमने उसके कई वर्जन डेवलप किए, और आज हम दुनिया के उन देशों में शामिल हैं जो पूरी तरीके से मिसाइल टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भर हो चुका है। तो इसकी जो शुरुआत हुई थी 1983 हुई थी, और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम क्योंकि उन्होंने इसकी शुरुआत करी थी, इसी वजह से सारा क्रेडिट उनको जाता है, और इसी वजह से उन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। तो हो मेरे प्यारे बच्चों, ये प्रोग्राम के बारे में आपको समझ में आया होगा कि, ठीक है, प्रोग्राम के बारे में आपको समझ में आया होगा। तो जल्दी से इसके बारे में थोड़ा नोट कर लीजिए, जिससे आपके पास एक छोटा सा नोट्स इसके लिए तैयार हो। तो लिख लीजिएगा IGMDP। ठीक है, IGMDP इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। इंटीग्रेटेड इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, IGMDP। ठीक है, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम की शुरुआत 1983 में की गई। 1983 में की गई। इस यह मिसाइल शक्ति में, या भारत को मिसाइल शक्ति में आत्मनिर्भर बनाने का, या भारत को मिसाइल शक्ति में आत्मनिर्भर बनाने का एक महत्वाकांक्षी प्रोग्राम था। एक महत्वाकांक्षी प्रोग्राम था जिसको जिसको जिसका नेतृत्व जिसका नेतृत्व जिसका नेतृत्व डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी ने किया।
जिसका नेतृत्व डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी ने किया, जिसका नेतृत्व डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी ने किया, ठीक है, ने किया। इसके अंतर्गत इसके अंतर्गत विभिन्न अनुप्रयोगों वाली, इसके अंतर्गत विभिन्न अनुप्रयोगों वाली विभिन्न अनुप्रयोगों वाली 5 मिसाइलों का निर्माण किया गया, 5 मिसाइलों का निर्माण किया गया, जिनका नाम निम्नलिखित है, जिनका नाम निम्नलिखित है। तो ऐसे पटना करके ऐसे नोट कर लो, पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग और आकाश, ऐसे नीचे निम्नलिखित है, उसी के नीचे ऐसे पटना करके याद करने के लिए इसको नोट कर लो। बाकी सबके बारे में तुम जान ही चुके हो, पृथ्वी के बारे में भी मैंने तुमको डिटेल में बता दिया है, अग्नि के बारे में भी, त्रिशूल के बारे में भी, नाग के बारे में भी और आकाश के बारे में भी। तो बस इसका नाम नोट कर लो, बाकी तुम्हें डिटेल में ऑलरेडी सब कुछ पता है, कितनी रेंज है, कैसे है। जल्दी से नोट कर लीजिए बच्चों। जफीर आलम, अगर आप नोट कर रहे हैं जो मैं नोट करवा रहा हूं तो बाकी जो है आपको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नोट कर लीजिए बच्चों। चलिए, डीआरडीओ सारी मिसाइलों को बच्चों डीआरडीओ ही बनाता है, जितनी भी मिसाइलें हैं उनको डीआरडीओ ही बनाता है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, डीआरडीओ ही बनाता है, कोई अलग मिसाइल की बात नहीं है। चलिए, ये हो क्या आप लोगों ने नोट कर लिया। अब थोड़ा सा हम लोग चलेंगे बच्चों फाइटर जेट्स की तरफ, यानी कि लड़ाकू विमानों की तरफ। तो हेडिंग डाल लीजिए, भारत के लड़ाकू विमान, भारत के लड़ाकू विमान, ठीक है, भारत के लड़ाकू विमान, भारत के कॉम्बैट एयरक्राफ्ट या लड़ाकू विमान। भारत के पास कौन कौन से लड़ाकू विमान हैं, इनको समझते हैं, इनको जानते हैं, ठीक है। चलो, तो बच्चों लड़ाकू विमानों की अगर बात की जाए, लड़ाकू विमानों की अगर बात की जाए तो भारत के पास जो देश में बना हुआ अपना लड़ाकू विमान है, ठीक है, जो पहली बार भारत ने अपने दम पर बनाया, उसका नाम क्या है बच्चों? तेजस है। क्या नाम है बच्चों? ये जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ये भारत का अपना स्वदेशी लड़ाकू विमान है, जिसे भारत ने खुद बनाया, ठीक है। उसका नाम, भारत के पास एकमात्र जो है वो लड़ाकू विमान है जिसको भारत ने खुद बनाया, उसका नाम है एलसीए तेजस। इसका जो अगर पूरा नाम देखा जाए तो इसका पूरा नाम है एचएएल एलसीए तेजस। क्या नाम है बच्चों? एचएएल एलसीए तेजस इसका नाम है, ठीक है, इसका एलसीए तेजस नाम है, तेजस नाम है। अब ये जो तेजस विमान है, इसमें एचएएल का क्या मतलब है? एचएएल का मतलब है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ठीक है, क्योंकि यही कंपनी है जिसने बनाया है इसे। तो भारत की वह कंपनी जिसने हमारे तेजस को बनाया है, उसका नाम है एचएएल, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। और एलसीए का मतलब होता है लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, लाइट कॉम्बैट 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 एयरक्राफ्ट या एयर व्हीकल, ठीक है, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट कहा जाता है, ठीक है, एयरक्राफ्ट। तो ये जो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की बात की जाती है, इसका मतलब होता है हल्का लड़ाकू विमान। क्या बोला जाता है? लाइट का मतलब होता है हल्का, कॉम्बैट का मतलब होता है लड़ाकू, और साथ ही साथ जो एयरक्राफ्ट का मतलब होता है विमान। तो ऐसा लड़ाकू विमान जो कि काफी हल्का होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट या हल्का लड़ाकू विमान। इसको हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने बनाया है बच्चों। भारत का पहला स्वदेशी, याद रखिएगा, भारत का पहला स्वदेशी, ठीक है, स्वदेशी मतलब भारत में बना हुआ, ठीक है, लड़ाकू विमान है ये, ठीक है, लड़ाकू विमान है। और जब कोई भी लड़ाकू विमान बच्चों हल्का होता है, तो हमेशा याद रखिएगा, जब भी कोई लड़ाकू विमान हल्का होता है तो ऐसे लड़ाकू विमान आसानी से जो है बहुत फास्ट स्पीड से जा सकते हैं, फास्ट स्पीड से हवा में अपना रास्ता बदल सकते हैं, फास्ट स्पीड से जो है कहीं पर भी हमला कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा हथियारों को अपने साथ कैरी कर सकते हैं। इसी वजह से कोशिश की जाती है कि जो लड़ाकू विमान हो वो हल्के किस्म के हो, जिससे क्या हो कि हम ज्यादा से ज्यादा दूरी तय कर सकें, ज्यादा से ज्यादा मारक क्षमता हो, ज्यादा से ज्यादा हथियारों को अपने साथ ले जा सकें, ठीक है। तो तेजस से जो है वो हल्का लड़ाकू विमान है। और मेरे प्यारे बच्चों, इसको हल्का बनाने के लिए एक विशेष प्रकार का मटेरियल यूज किया गया है, जिसका नाम है सीएफसी, यानी कि पूरे के पूरे इस तेजस के अंदर 40% एक सीएफसी नाम का मटेरियल यूज किया गया है। उसी की वजह से ये काफी हल्का हो गया है और हमारे लिए बड़ा मतलब शानदार तरीके से काम कर रहा है। तो ये जो हल्का होने का कारण क्या है बच्चों? इसके अंदर 40% सीएफसी लगाया गया है, 40% इसको सीएफसी से बनाया गया है। सीएफसी क्या होता है? जल्दी से कमेंट में बताइए तो देखें कि आपको सीएफसी पता है कि नहीं पता है। व्हाट इज सीएफसी? कितने लोग हैं, कितने इंटेलिजेंट लोग हैं जो सीएफसी को जानते हैं? जल्दी बताएं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, 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 सबके यही, ठीक है, सबके यही जो है वो आंसर आ रहे हैं, ठीक है। कुछ लोगों ने गूगल कर लिया तो कुछ लोगों के सही आंसर आए हैं। तो बेटा ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन नहीं, कार्बन फाइबर कंपोजिट, ठीक है, कार्बन फाइबर कंपोजिट, ठीक है। एक दो लोगों ने सही से आंसर दिया, बाकी जो है सब के सब क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अरे बच्चों, इसका ये है कार्बन फाइबर कंपोजिट, कार्बन फाइबर कंपोजिट, ठीक है, कार्बन फाइबर कंपोजिट। अरे बच्चों, कार्बन, पहले क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इतना तो अकल लगा लेनी चाहिए थी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन एक गैस होती है और उस गैस से कैसे तुम बना लोगे हवाई जहाज, ठीक है, मतलब ऐसे ही कुछ भी बना सकते हो, ठीक है। कुछ कह रहे होंगे सर आप इतना कुछ बना लेते हैं, हम यही बना लेते, हमने यही बना दिया तो मतलब यही कह दिया तो कौन सी बड़ी बात है, गैस से हवाई जहाज। तो भैया ऐसा नहीं होता है। जिसका सीएफसी का फुल फॉर्म है कार्बन फाइबर कंपोजिट। क्या है? कार्बन फाइबर कंपोजिट, ठीक है, बात समझ में आ रही है। और सारी से हाँ, इसमें से मैक्सिमम लोग जो कार्बन फाइबर कंपोजिट लिख रहे हैं वो मुझे पता है कैसे लिख रहे हैं, ठीक है। बाकी जो है मैक्सिमम ज्यादातर लोग जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन लिखा, लेकिन क्लोरोफ्लोरोकार्बन नहीं, कार्बन फाइबर कंपोजिट है, ठीक है।
ठीक है। तो सीधी सी बात है, कार्बन फाइबर कंपोजिट नाम के मटेरियल से इसको बनाया गया है, इसी वजह से काफी हल्का है। ठीक है, ये काफी हल्का है। अब इसके कुछ और स्पेसिफिकेशन देख लेते हैं बच्चों, इसके कुछ और स्पेसिफिकेशन देखते हैं हमारे ये जो तेजस है। तो देखो ये लगभग 2205 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान कर सकता है। 2205 किलोमीटर की, यानी कि ये एक तरीके से देखा जाए तो ये सुपरसोनिक है। कैसा है बच्चों? सुपरसोनिक। सुपरसोनिक लड़ाकू विमान है, यानी कि 2205 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार हो सकती है। ये मैक्सिमम जो हाइट गेन करता है, उड़ान भरने की जो इसकी ऊंचाई है वो 50,000 फीट है, यानी कि 50,000 फीट की ऊंचाई पर जाकर हमला कर सकता है। वहां पर जो है, वहां से ये जो है वो इतनी ऊंचाई पर लड़ाई मतलब उड़ान भर सकता है। 6500 किलो इसका भार है। ठीक है, और 8.20 मीटर का विंग स्पैन, यानी इसके जो ये जो कह सकते हैं पंख हैं, ये लगभग 8.20 मीटर चौड़े हैं। ठीक है, अगर एक बार तेल भर दिया जाए, बच्चों ध्यान से देखिएगा, एक बार अगर तेल भर दिया जाए तो लगभग 3000 किलोमीटर की दूरी पर तक ये जा सकता है। एक बार तेल भरने पर 3000 किलोमीटर की दूरी पर जा सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है बच्चों कि अगर इसमें मान लीजिए रास्ते में तेल खत्म हो जाए और ये हवा में है और इसको जमीन पर उतरने का मौका नहीं मिल रहा है, तो ये हवा में कुछ टैंकर टाइप के जो है वो विमान उड़ते रहते हैं, ये दूसरे विमानों से कनेक्ट हो जाता है और कनेक्ट होकर हवा में ही उड़ते हुए ये क्या कर सकता है, उनसे तेल ले सकता है, उनसे जो है एयर, उनसे जो है वो रिफ्यूलिंग कर सकता है, अपने मतलब जो भी उसका तेल होता है वो हवा में ही उड़ते हुए ले सकता है। ये इसकी खास बात है। तो ओवरऑल एयर टू एयर रिफ्यूलिंग कर सकता है, यानी कि वो 2205 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ रहे तेजस में 20,000 फीट की ऊंचाई पर भी ईंधन भरा जा सकता है, यानी दूसरे जहाज के साथ ये कनेक्ट हो जाता है। ऐसे इसके अंदर से एक वायर निकलता है और ये वायर दूसरे जहाज के साथ ऐसे कनेक्ट कर देता है और उससे ये तेल ले सकता है हवा में उड़ते हुए। ठीक है, उड़ते हुए। इसके अलावा जो है इसके पास बहुत सारी मिसाइलें हैं। ठीक है, मिसाइलों से ये हमला कर सकता है। सेल्फ प्रोटेक्शन जैमर लगा हुआ है, यानी अगर इस पर हमला किया जाए, ठीक है, हमला किया जाए तो ये पूरी रेडियो तरंगों को, ठीक है, जैम करने की कोशिश करता है, जिससे कि इस पर हमला ना हो सके, उससे बचने का प्रयास करता है। ठीक है, बचने का प्रयास करता है। बाकी मैंने आपको बता दिया कि इसमें मेन जो मटेरियल यूज होता है कार्बन फाइबर कंपोजिट, इसके अलावा टाइटेनियम, एल्युमिनियम, ये सब भी इसके अंदर जो है मौजूद हो सकता है। ठीक है, ये लंबाई कितनी है, हाइट कितनी है, सब मत जानिए। ठीक है, विंग स्पैन मत जानिए, बस इतनी याद रखिएगा कि ये जो है 2205 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 50,000 फीट की ऊंचाई पर लड़ाई उड़ान भर सकता है। ठीक है, तो होप कि मेरे प्यारे बच्चों ये जो तेजस है इसके बारे में आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि तेजस क्या है और तेजस में जो है वो क्या क्या स्पेसिफिकेशंस मौजूद है। तो इसको तो नोट करवाने की जरूरत नहीं है, सब कुछ नोट ऑलरेडी उस पर बोर्ड पर है, इसको लिख लीजिए। और अगर किसी ने कहा कि सर हमें बोर्ड पर जो है वो बोर्ड पर न करके ऐसे बोल के लिखवा दीजिए, तो बच्चे बहुत बुरा लगेगा। इस वजह से लगेगा कि जब बोर्ड पर साफ साफ लिखी हुई चीजें तुम्हें नहीं लिख पा रहे हो, तो कैसे तुम अपनी मर्जी से चीजों को तैयार करके यूपीएससी के एग्जाम में लिखोगे। तुम जरा खुद सोचो, खुद इस बारे में सोचो। जब बोर्ड पर लिखी हुई समझाई गई चीजों को नहीं लिख सकते तो कैसे होगा। जो जरूरत हो रही है वो सब मैं मुंह से बोल के लिखवा रहा हूं, लेकिन जो चीज बोर्ड पर लिख दी उसको फिर मतलब सोचो कि फिर मतलब मैं क्या कहूं, अब मेरे पास शब्द नहीं है तुम्हारे लिए। ठीक है, तुम्हारी इस चीज के लिए तो ये नोट कर लीजिए कि किस कंपनी ने इसको बनाया है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने बनाया है। और एलसीए से क्यों कहा जाता है, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। तो ये पूरा नोट कर लीजिए जल्दी से। एक एक चीज को पूरा डिटेल में समझाना, उसको लिखवाना, उसको एक एक बात को वो करना कर देता हूं। थोड़ा सा बच्चों मेहनत आप लोग करिए, ये सब तैयार करते चलिए, वरना इतनी मेहनत का कोई फायदा नहीं होगा। हो गया बच्चों, इसको नोट कर लीजिए। हाँ, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ये सब मत नोट करिएगा। ठीक है, बस ये तीन चार स्पेसिफिकेशन नोट कर लीजिए। एयर टू एयर रिफ्यूलिंग कर सकता है, ये नोट कर लीजिए। बहुत सारी मिसाइलें इसके अंदर। बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल का मतलब कि एक बार ऐसी मिसाइलें जो एक बार दागी जाए तो उनकी मारक क्षमता इतनी दूर की होती है कि वो आंखों से दिखाई नहीं पड़ती है। जैसे अस्त्रा इसके अंदर अगर लोड कर दी जाए और अस्त्रा की जो रेंज है वो 120 किलोमीटर 350 किलोमीटर है, तो आपकी आंखों से ओझल हो जाती हैं ऐसी मिसाइलें, जो आपकी आंखों की रेंज से बाहर चली जाती हैं। तो ऐसी मिसाइलों को बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल्स कहा जाता है। ठीक है, तो ये तीन चार चीजें जो है बस शॉर्ट में लिख लीजिएगा, बहुत डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं है, बस इतना लिख लीजिएगा। एयर टू एयर रिफ्यूलिंग कर सकता है, बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल इसके अंदर मौजूद है, सेल्फ प्रोटेक्शन जैमर है। ठीक है, और ये सारी चीजें इसके अंदर मौजूद है। बाकी ये दो चार पांच पॉइंट नोट कर लीजिएगा। जल्दी नोट कर लें। हो गया बच्चों, नोट कर लिया, बहुत बढ़िया, बिल्कुल बात। ठीक है,
चलो बहुत अच्छी बात है। तो सारा स्पेसिफिकेशन आप लोगों ने पढ़ लिया बच्चों। अब बात करते हैं हम लोग दूसरे फाइटर जेट के बारे में, जो कि भारत इस साल उसने अनाउंस किया है कि वो बनाने जा रहा है। भारत अपना देसी वायुयान, देसी लड़ाकू विमान जो कि तेजस था, उसे ऑलरेडी बना चुका है। उसके वो तो है ही, उसके बारे में आपको पता ही हो गया। इसके अलावा भारत जो है अपने दूसरे खुद देसी लड़ाकू विमान बनाने जा रहा है बच्चों, ठीक है, बनाने जा रहा है। और ये जो है इसका नाम है एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, अमका नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है बच्चों? अमका नाम दिया गया है, एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। ये 2024 में अनाउंस किया गया है, यानी इसकी घोषणा की गई है कि भारत जो है वो अपना खुद का जो है वो एक दूसरा स्वदेशी वायुयान बनाने जा रहा है, लड़ाकू विमान बनाने जा रहा है, जिसका नाम होगा एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। इसी साल किया गया है, तो ये करंट अफेयर में बना हुआ है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। और इसको भी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड बनाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसकी ये है कि ये भारत का पहला स्टिल्थ फाइटर जेट होगा, भारत का पहला, ठीक है, स्टिल्थ फाइटर जेट होगा। स्टिल्थ फाइटर जेट का मतलब होता है कि ऐसा लड़ाकू विमान बच्चों जो कि रडार की पकड़ से बाहर हो जाए, यानी जिसको दुश्मन के रडार पकड़ ही ना पाए, देख ही ना पाए, ठीक है। और जब ये रडार की पकड़ से बाहर होगा, रडार उसे नहीं पकड़ पाएगा, तो ये किसी भी देश में घुसकर उनके रडारों को चकमा देकर हमला बोल सकते हैं, उन्हें मारकर वहां पर जो है वो जबरदस्त तरीके से तबाही मचा सकते हैं। तो स्टिल्थ टेक्नोलॉजी का मतलब क्या होता है? स्टिल्थ टेक्नोलॉजी का मतलब यह होता है कि ऐसा वायुयान जो रडार की पकड़ में ना आए, रडार की पकड़ से बाहर हो जाए, ठीक है, पकड़ से बाहर हो जाए, रडार की पकड़ में ना पाए, तो ऐसा विमान को हम लोग स्टिल्थ वायुयान कहते हैं। स्टिल्थ वायुयान क्या होता है बच्चों? जो रडार की पकड़ से बाहर हो जाता है, उसे स्टिल्थ वायुयान कहते हैं। और भारत का पहला स्टिल्थ फाइटर जेट बनेगा अमका। क्या नाम है? अमका। 2024 में इसकी घोषणा की गई है। मोस्ट प्रोबेबली माना जा रहा है 2028 से लेकर 2031 तक ये बनकर तैयार हो जाएगा। इसके अलावा ईंधन और हथियार की बात की जाए तो विमान में 6.5 टन क्षमता का आंतरिक ईंधन टैंक होगा, 25 टन का जुड़वा इंजन, यानी कि 2 इंजन वाला ये विमान होगा, 2 इंजन वाला विमान होगा। तो ये अभी स्पेसिफिकेशंस इनके बारे में पता हो पाई हैं, इनके बारे में जानकारी हो पाई है। बाकी अभी जो है ये भविष्य की बात है, भविष्य की योजना है, तो अभी बहुत सारी जानकारियां इनके बारे में उपलब्ध नहीं है, लेकिन जो भी उपलब्ध है, ठीक है, उनके हिसाब से मैंने आपको बता दिया। और ये जो है वो सुपरसोनिक होंगे, सुपरसोनिक विमान होंगे, यानी कि आवाज की क्षमता से तेज उड़ने वाले, ठीक है, विमान होंगे, ठीक है। तो ये अभी अनाउंस किया गया है, अभी फ्यूचर में 2028 से 31 तक बनकर तैयार होने की संभावना है। तो नोट कर लीजिए बच्चों, ये भारत का दूसरा और भारत का पहला स्टिल्थ विमान होगा, भारत का स्वदेशी, भारत का पहला स्टिल्थ विमान होगा, भारत का पहला स्टिल्थ विमान होगा। और स्वदेश में निर्मित ये दूसरा विमान होगा भारत का, ये भी नोट कर लीजिएगा, भारत का स्वदेशी दूसरा लड़ाकू विमान, ठीक है, लड़ाकू विमान, ठीक है। तो ये अभी हमारे पास बनकर नहीं, अभी हम लोगों ने इसकी घोषणा करी है। नोट कर लीजिए बच्चों इसको। ठीक है, नोट कर लिया बच्चों। हो गया बच्चों, बिल्कुल क्लियर, बहुत बढ़िया। क्या है? ये उत्तराधिकारी के रूप में लॉन्च किया था रक्षा चौधरी। क्या ज्ञान दे रही हैं आप? बहुत सारे ज्ञानी बाबा लोग बैठे हुए हैं, पता नहीं क्या क्या ज्ञान दे रहे हैं, कमेंट में। नोट कर लिया बच्चों सबने? ठीक है जी, चलिए। तो ये हमारा अमका था जो हम बनाने वाले हैं। एक और विमान की घोषणा 2024 में की गई है। बिल्कुल दूसरों को पता चल जाएगा मनीषा सोनकर, तो पता चल जाए ना, तभी तो दुश्मन जो है अलर्ट रहेगा हमसे, ऐसे थोड़ी ना होगा। चलिए, अब दूसरा जो एक विमान हम लोग बनाने वाले हैं, ठीक है, उसका नाम है टेड बीएफ। टेड बीएफ जो है वो ट्विन इंजन डेक आधारित युद्धक विमान, ठीक है, टेड बीएफ है। और इसका भी अनाउंसमेंट 2024 में कर दिया गया है कि हम बहुत जल्दी, यानी कि लगभग वही 2028 से लेकर 2030 तक जो है हम इसको बनाकर तैयार करेंगे। तो ये जो ट्विन इंजन डेक आधारित युद्धक विमान है, ये तेजस जैसा ही होगा, लेकिन स्पेशली इसको बनाया जा रहा है बच्चों, हमारे जो एयरक्राफ्ट कैरियर होते हैं, जो पानी के जहाज होते हैं, उन्हें एयरक्राफ्ट कैरियर कहा जाता है। तो ये पानी के जहाज जो एयरक्राफ्ट कैरियर होते हैं, उन पर लैंड कराने के लिए, ठीक है, उन पर लैंड कराने और वहां से उड़ान भरने के लिए उड़ान भरने की क्षमता वाले ये स्पेशली डिजाइंड विमान होंगे, युद्धक विमान होंगे, जिसमें 2 इंजन लगे होंगे। और इसको नौसेना के लिए, स्पेशली किसके लिए बच्चों? इसको नौसेना के लिए जो है वो बनाया जा रहा है। तो ये जो टेड बीएफ है, ट्विन इंजन डेक आधारित युद्धक विमान, ये स्पेशली नौसेना के लिए बनाया जा रहा है, और नौसेना के लिए बनाया जा रहा है। और ये कहां पर जो एयरक्राफ्ट कैरियर होंगे, एयरक्राफ्ट कैरियर, ऐसे पानी के जहाज कैरियर, ऐसे युद्धक जहाज, ऐसे पानी के जहाज जहां पर ये हमारे जो फाइटर जेट्स होते हैं लैंड कर सकते हैं, उड़ान भर सकते हैं, उन्हें एयरक्राफ्ट कैरियर कहते हैं। तो ये एयरक्राफ्ट कैरियर पर लैंड करने वाला या वहां से उड़ान भरने वाले ये युद्धक विमान होते हैं। तो ये स्पेशली इसके लिए इसको डिजाइन किया जा रहा है। बाकी स्पेसिफिकेशन काफी कुछ इसकी जो है वो तेजस से मिलती है, लेकिन स्पेशली इसको बनाया जा रहा है कहां पर? एयरक्राफ्ट कैरियर पर लैंड कराने और वहां से उड़ान भराने के लिए। इसी वजह से इसका नाम रखा गया है ट्विन इंजन डेक आधारित युद्धक विमान। नौसेना के लिए बनाया जा रहा है, 2028 से 30 तक बन जाएगा। अभी इसी साल इसकी पूरी तरह से घोषणा कर दी गई है कि हम इस पर फाइनल स्टेज में है, फाइनल इसको जो है वो
रूप दे रहे हैं। तो अभी इसकी बहुत सारी स्पेसिफिकेशन जो है वो क्लियर नहीं की गई है, लेकिन जो है वो नोट कर लीजिए। ठीक है बच्चों, इसको मुख्यतः किसके लिए बनाया जा रहा है? नौसेना के लिए। किसके लिए बनाया जा रहा है? नौसेना पर एयरक्राफ्ट कैरियर यानी कि विमान वाहक पोत। एयरक्राफ्ट कैरियर को हिंदी में क्या बोलते हैं? विमान वाहक पोत। ऐसे विमान वाहक पोत जिन पर विमानों को लैंड कराया जा सकता है, उनके लिए स्पेशली इसको बनाया जा रहा है। अनीशा को देखिए, अनीशा कोई है, अनीशा कह रही है नेहा से, नेहा तुम मेरा रिप्लाई नहीं दोगी? हैं? पढ़ने लिखने से तो मुझको कोई मतलब है नहीं, ठीक है? टीचर सर जो अपनी जान लगा लगा के एयरक्राफ्ट कैरियर उड़ा रहे हैं, वो उड़े ना उड़े, ठीक है? भारत का की रक्षा हो ना हो, भारत को विमान मिले ना मिले, ठीक है? कुछ भी हो जाए, लेकिन नेहा प्लीज, मैं क्लास में तुम्हारे लिए आई हूँ, तुम तो मुझसे बात कर लो, मुझसे मुझे जवाब दे दो। मैं तुम्हारे बिना रह नहीं पा रही हूँ वो नेहा, प्लीज जवाब दे दो। मतलब लक्ष्य ही इनका अलग है अनीशा का, ठीक है? इनका लक्ष्य है हम यहाँ पे एयरक्राफ्ट कैरियर पर लैंड करवा रहे हैं जहाजों को, और ये जो है पता नहीं क्या लैंड करवाने की कोशिश कर रही है नेहा के ऊपर, ठीक है? कि नेहा मुझसे बात नहीं, मेरे सवाल का मेरी उसका जवाब नहीं दोगी। मतलब ऐसा, ऐसी मोहब्बत, ऐसा प्रेम, ओ फोल, मतलब बर्दाश्त ही नहीं हो रहा है। तड़प जा रही है नेहा के लिए, बताइए। यहाँ पे पढ़ा पढ़ा के मेरी जान चली जा रही है, ठीक है? गला आज मेरा काम नहीं कर रहा है, गले में वो क्या कहते हैं इन्फेक्शन है, ठीक है? मैं पढ़ाने आ गया हूँ कि भैया मेरे बच्चों का नुकसान ना हो, यहाँ बच्चे किसी दूसरे लक्ष्य के साथ आ चुके हैं, क्या किया जाए? बड़ी दिक्कत है भाई। हाँ, कर दो भैया, रिप्लाई कर दो नेहा, ठीक है? नेहा भाई, कोई भी नेहा हो। नहीं, इस एयरक्राफ्ट कैरियर को बच्चों, जो एयरक्राफ्ट कैरियर होते हैं वो कोशीन शिपयार्ड लिमिटेड में बनाए जाते हैं। हाँ, अलग अलग मतलब कोई अगर मान लो कि कोई राकेश होते, रमेश होते, कोई जो है वो कोई और होता, और वो कहता कि नहीं भाई वो नेहा रिप्लाई कर दो, तो हम उसकी बात समझ भी लेते कि नहीं चलो ठीक है, उम्र ही ऐसी है, ठीक है, होता ही है। लेकिन यहाँ पे पता लगा कि अनीशा जो है वो नेहा के लिए इतना परेशान है। गजब, क्या तुम लोगों का क्या होगा भाई, जमाना बड़ा तेजी से चेंज हो रहा है, वक्त और हालात बदल रहे हैं। अब देखो बच्चों, ये तो हम्म, ये विमान वहां उड़ाए जाते हैं, हवा में उड़ाए जाते हैं। अरे गजब गजब लड़के हैं भाई साहब। हमको तो लगता है कि ये पूछ रहा है, सुनो ऐसे ऐसे हमको लगता है ये सब मंगल उंगल से आ गए हैं क्या, ठीक है? इनका स्पेस क्राफ्ट जो है किसी खेत में उतरा हुआ है, और खेत में जो है वो सामने भैंसिया दिख गई है, उसी भैंसिया पे बैठ के जो है वो क्लास ले रहे हैं मोबाइल से, ठीक है? मतलब कह रहे हैं सर ये एयरक्राफ्ट जो आप बता रहे हैं, जो पढ़ा रहे हैं, मासूमियत देखिए बच्चों की, ठीक है? कितने मासूम है बच्चे। कह रहे हैं सर ये जो एयरक्राफ्ट पढ़ा रहे हैं आप, जो अभी आपने उड़ाया बैठाया, उड़ान भर रहे हैं, सर ये उड़ते कहाँ हैं, ठीक है? कहाँ उड़ते हैं सर ये? अरे बच्चे ये जमीन के नीचे उड़ते हैं, जमीन को खोद के नीचे चले जाते हैं, फिर वहीं उड़ते हैं, फिर जमीन खोद करके बाहर आ जाते हैं। गजब के बच्चे हैं भैया, हैं? गजब के बच्चे हैं। ये सब एचएएल बना रहा है। चलो, राफेल विमान, तो राफेल विमान ये भारत का नहीं है बच्चों, इसको हमने फ्रांस से लिया है। कहां से लिया है बच्चों? फ्रांस से लिया है, ठीक है? ये भारत द्वारा, ये भारत का खुद का बनाया हुआ विमान नहीं है, ठीक है? ये फ्रांस से लिया है, और इसको फ्रांस से लिया है, भारत ने खरीदा है। और अगर इसके स्पेसिफिकेशन की बात की जाए बच्चों, तो इसके स्पेसिफिकेशन की अगर बात की जाए, तो ये इसकी स्पेसिफिकेशन की बात की जाए प्यारे बच्चों, तो ये 3700 किलोमीटर की रेंज में उड़ान भर सकता है। यानी कि अगर एक बार इसमें पेट्रोल भर दिया जाए, यानी एक बार इसमें तेल भर दिया जाए, तो 3700 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है, ठीक है? इसके अलावा इसका ओवरऑल जो वेट है वो 10 टन का है। इसके अलावा इसकी जो स्पीड है वो सुपरसोनिक है, सुपरसोनिक है, यानी कि 1.8 मैक है। सुपरसोनिक यानी 1.8 मैक है, ठीक है? इसकी स्पीड है। इसके अलावा ये 50,000 फीट की ऊंचाई पर, 50,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भर सकता है। और सबसे अच्छी बात जो इसकी मुझे लगती है, जो मुझे पर्सनली इस विमान की बहुत पसंद है, कि ये मात्र छोटे से रनवे पर, यानी कि बहुत ही छोटे से रनवे पर, लगभग 450 मीटर के रनवे पर ये लैंड कर सकता है। ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है? तो छोटे से रनवे पर सिर्फ 450 मीटर के रनवे पर लैंड कर सकता है, जबकि जो अन्य विमान होते हैं उनको 1500 मीटर से लेकर 3000 मीटर, यानी 1.5 किलोमीटर से लेकर 3 किलोमीटर का रनवे चाहिए होता है लैंड करने के लिए। लेकिन ये जो विमान है हमारा, यानी कि जिसको हम लोग राफेल के नाम से जानते हैं, जो हमने फ्रांस से खरीदा है, ये 450 मीटर के, 450 मीटर के छोटे से रनवे पर लैंड कर सकता है, ठीक है बच्चों? तो ये इसकी स्पेसिफिकेशन है, ठीक है? भारत का नहीं है, कितना लंबा है, कितना चौड़ा है, ये सब आपको जानने की जरूरत नहीं है, ये सब गलत है, ये सब मत करिए। बस इतना जान लीजिए कि ये जो हमने फ्रांस से ये विमान लिया है, ये 3700 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। अगर एक बार तेल भर दिया जाए, फिर से अच्छे से सुन लीजिए, नोट कर लीजिए पूरा अच्छे से, ये 3700 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है, एक बार तेल भर दिया जाए। 450 मीटर के छोटे रनवे पर लैंड कर सकता है, 50,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भर सकता है, टोटल 10 टन का है, और साथ ही साथ सुपरसोनिक है। इसकी स्पीड 1.8 मैक है, यानी सुपरसोनिक है, यानी हवा में जो ध्वनि की चाल है उससे 1.8 गुना ज्यादा तेजी से ये उड़ान भर सकता है। तो होप मेरे प्यारे बच्चों, फ्रांस का ये राफेल विमान काफी विवादास्पद रहा है, ठीक है? इसकी कुछ स्पेसिफिकेशन मैंने आप लोगों को बता दी, ठीक है? तो कहां से लिया है बच्चों? इसको हमने फ्रांस से लिया है। फ्रांस में राफेल नाम की कंपनी है, उसी ने इसे बनाया है। तो ये राफेल विमान जो है वो राफेल नाम की, सॉरी, डेसॉल्ट नाम की कंपनी ने बनाया है। डेसॉल्ट नाम की कंपनी ने इसको बनाया है, इसीलिए इसे कहा जाता है डेसॉल्ट राफेल, ठीक है? डेसॉल्ट राफेल के नाम से जाना जाता है। क्लियर बात बच्चों?
हाँ, एयरक्राफ्ट कैरियर पर भी उतर सकता है। नोट कर लिया बच्चों इसे? नोट कर लिया बच्चों? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक नेहा कुमारी है हमारी, ठीक है, क्लास चल रही है साइंस की, ठीक है। नेहा कुमारी जो है उनको वो बनाया गया है क्या, मतलब पीडब्ल्यू ने उनको नौकरी दे दी है क्या कि छोटो तुमसे यूपीएससी नहीं हो पाएगा, तुम ऐसा करो कि हमारे यहाँ नौकरी कर लो, और बच्चे जब पूछें कि कब पॉलिटी की क्लास चलेगी, कब हिस्ट्री की क्लास चलेगी, कब ज्योग्राफी की क्लास चलेगी, कौन सा टीचर पढ़ाएगा, कैसे पढ़ाएगा, कौन सी टाइमिंग है, तो ये सब बताने का काम तुम ही करो, क्योंकि यूपीएससी तो तुमसे हो ना पाएगा। तो तुम ऐसा कर लो कि तुम जो है हमारे यहाँ नौकरी कर लो, ठीक है, और वही बढ़िया बच्चों को बताया करो, ठीक है, क्योंकि हरकतों से नेहा कुमारी की तो यही लग रहा है कि ऐसा ही उनके साथ हो रहा है, ठीक है। अपनी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे रही है, दुनिया भर को बता रही है कि पॉलिटी की क्लास कब चलेगी, हिस्ट्री की क्लास कब चलेगी, ज्योग्राफी की क्लास कब चलेगी। मतलब गजब हो यार तुम लोग, ठीक है। अपना अपना ध्यान रखो, ज्यादा बेहतर है, ठीक है। एक हम लोग प्रार्थना पढ़ते थे स्कूल में, ठीक है, हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करें, याद है आपको, हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करें, दूसरों की जय से पहले खुद की जय करें। तो पहले नेहा कुमारी खुद लायक हो जाओ, ठीक है। ये अच्छी सलाह दे रहा हूं, बुरा बहुत लगा होगा, तिलमिला भी गई होगी हमको, हम लड़की हैं, हमको ऐसे कह दिया, ठीक है, तिलमिला गई हो तो तिलमिला जाओ, लेकिन जो बात कह दी वो कह दी, बुरा लग रहा हो तो कुछ ऐसे उटक पटक कर लो, ठीक है, लेकिन ये सब ना करो, ठीक है। क्लास में दुनिया भर का ज्ञान दे रही हो तुम बैठकर कि कौन कौन सी क्लास कब चलेगी, कैसे चलेगी, सब पीडब्ल्यू ने तुमको अपॉइंट कर लिया है क्या जी? तड़प गई होंगी नेहा, बिल्कुल खींच गई होंगी, खींच जाओ तो कुछ इधर उधर ऐसे एक दो थप्पड़ ऐसे मार लो अपने आप को, कुछ और तो हो नहीं पाएगा, ठीक है, कि हम ऐसी गलती नहीं करेंगे सर, बस और इससे ज्यादा नहीं कर पाओगे। पूरा ज्ञान देती रहती हैं ये बैठकर और सारे बच्चों को डिस्टर्ब करती रहती हैं। चलो अब यहाँ पर बात करें, ठीक है, कि ऐसा नहीं है कि यही है, ठीक है। तो अब यहाँ पर बच्चों सिर्फ यही विमान भारत के पास नहीं है, यही विमान भारत के पास नहीं है, भारत के पास और भी लड़ाकू विमान है, ठीक है, कम से कम आपको उनके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। तो एक तो बात समझो बच्चों कि देखो लड़ाकू विमान जो होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं, ठीक है। अब कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि जैसे लड़ाकू विमान है, तो मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा बच्चों, पढ़ने लिखने वाले बच्चों को सुनिए, बाकी जो है आपस में बात करने दीजिए उनको, ठीक है। तो लड़ाकू विमान बच्चों कई प्रकार के होते हैं। एक लड़ाकू विमान होता है जिसे हम लोग बोलते हैं मल्टी रोल, क्या बोलते हैं बच्चों, मल्टी रोल लड़ाकू विमान। मल्टी रोल लड़ाकू विमान का मतलब ये होता है कि ये किसी भी काम आता है, ये हवा से हवा में मार कर सकता है, ठीक है, दुश्मन का जहाज अगर आ रहा है तो उसको खदेड़ सकता है, ठीक है, जमीन पर जो है वो बम से अटैक कर सकता है, ठीक है, मिसाइल से अटैक कर सकता है, ठीक है, और हवा में दुश्मन के जहाज से डॉग फाइट कर सकता है। डॉग फाइट का मतलब ये होता है जब आमने सामने दुश्मन का और आपका विमान आमने सामने आ जाए तो एक दूसरे पर आप मिसाइल से, आप गन से हमला करके और उसे मार गिराने की कोशिश जो करते हो हवा में आमने सामने दूसरे लड़ाकू विमान को, दुश्मन के लड़ाकू विमान को, तो इसे बोला जाता है डॉग फाइट। तो याद रखिएगा बच्चों, डॉग फाइट कर सकने वाले जो विमान होते हैं, ठीक है, विमान होते हैं वो क्या करते हैं, हवा में दुश्मन से लड़ सकते हैं, दुश्मन के जहाजों से लड़ सकते हैं। तो कुछ ऐसे विमान होते हैं जो मल्टी रोल होते हैं, जो हर काम करते हैं, मतलब ये जमीन पर भी हमला कर सकते हैं, हवा से हवा में लड़ाई कर सकते हैं, दुश्मन के विमान को खदेड़ सकते हैं, बम से हमला कर सकते हैं, मिसाइल से हमला कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है, कुछ भी कर सकते हैं। तो ऐसे विमानों को मल्टी रोल विमान के नाम से जाना जाता है। क्या मैंने बताया, फिर से तीसरी बार बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, मल्टी रोल विमान क्या होते हैं, मल्टी रोल यानी बहुत सारे रोल, इनके डिफरेंट डिफरेंट रोल में इनका काम हो सकता है। ये क्या कर सकते हैं, हवाई हमला कर सकते हैं, ठीक है, ये ग्राउंड, ये बम से हमला कर सकते हैं, मिसाइल से हमला कर सकते हैं, हवा में दुश्मन के जहाज से डॉग फाइट कर सकते हैं, दुश्मन के जहाज को खदेड़ सकते हैं, ये सब काम कर सकते हैं, उन्हें हम लोग बोलते हैं मल्टी रोल, ठीक है। दूसरे होते हैं ग्राउंड अटैक वाले, ठीक है, ग्राउंड, ठीक है, ग्राउंड अटैक वाले। अब ये जो ग्राउंड अटैक वाले विमान होते हैं ये क्या करते हैं, जमीन पर बमबारी कर सकते हैं, बम की वर्षा कर सकते हैं, इनको स्पेशली बम की वर्षा या मिसाइलों के हमले के लिए तैयार किया जाता है। तो ये जाते हैं बम वर्षा करके या जमीन पर मिसाइलों से हमला करके चले आते हैं, तो ये स्पेशली ग्राउंड अटैक के लिए बनाए जाते हैं। और तीसरे होते हैं बच्चों इंटरसेप्टर जो फाइटर जेट्स होते हैं, इनका काम क्या होता है, दुश्मन के जहाज को दौड़ाना, खदेड़ना। अगर दुश्मन का जहाज आपके देश में घुस गया है, आपके देश पर हमला करने आ रहा है, तो हमारे ये जो इंटरसेप्टर विमान होते हैं ये उड़ान भरते हैं, उनको दौड़ाते हैं, उनको खदेड़ कर उनकी हमारी सीमा से बाहर कर देते हैं, हमारे देश की सीमा से बाहर कर देते हैं। तो इंटरसेप्टर विमान कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बच्चों, इंटरसेप्टर। तो हर काम कर पाने वाले को मल्टी रोल, जमीन पर अटैक करने वाले को ग्राउंड अटैक, और दुश्मन के जहाज को खदेड़ देने वाले विमानों को इंटरसेप्टर विमान के नाम से जाना जाता है, ठीक है, जाना जाता है। अब ये जो लड़ाकू विमान, तो भारत के पास जो लड़ाकू विमान है बच्चों ये अलग अलग रोल के हैं। अब ये बात समझ में आ गया होगा क्या क्या रोल होता है, समझ में आ गया होगा। अब जैसे डसॉल्ट राफेल है जो फ्रांस से हमने लिया है, डसॉल्ट राफेल जो कि हमने कहां से लिया है, फ्रांस से लिया है, ये मल्टी रोल है। मल्टी रोल का मतलब ये सारे काम कर सकता है। इसी तरह से भारत के पास बच्चों सुखोई 30 है, रूस से लिया है हमने, कहां से लिया है, रूस से, ये भी मल्टी रोल है, ठीक है, मल्टी रोल है, यानी कोई भी काम कर सकता है। भारत का अपना खुद का बनाया हुआ तेजस है, ठीक है, ये भी मल्टी रोल है। इसके अलावा मिग 29 फाइटर है, रूस से हमने लिया है, ये भी मल्टी रोल है। इसके अलावा मिराज 2000 भारत के पास है, फ्रांस से लिया है, ये भी मल्टी रोल है। इसके अलावा जगुआर है भारत के पास, ये हमने यूके से लिया, यूनाइटेड किंगडम से, ये ग्राउंड
ग्राउंड अटैक कर सकता है, जमीन पर मिसाइल और बमों से हमला कर सकता है। और मिग 20 फाइटर जेट रूस से लिया है हमने, ठीक है, रूस से लिया है। ये एक तरीके का इंटरसेप्टर विमान है। याद होगा कि आपके वो अभिनंदन, ठीक है, अभिनंदन थे विंग कमांडर थे अभिनंदन, जो कि पाकिस्तान में जो उनका विमान क्रैश हो गया था, तो वो मिग 21 फाइटर ही उड़ा रहे थे और दुश्मन के जहाज को दौड़ा रहे थे और दौड़ाते दौड़ाते उनके युद्ध क्षेत्र में घुस गए और वहां पर लोगों ने उनको मार गिराया, उनके जहाज को। तो एक्जैक्टली वो मिग 21 फाइटर ही लेकर उड़ान भर रहे थे। तो ये भारत के पास जितने भी फाइटर जेट हैं, जितने भी टाइप ऑफ फाइटर जेट हैं, कहां से लिए गए हैं, इनका क्या रोल है, ठीक है, किस किस मुख्यतः काम के लिए आते हैं, पूरी लिस्ट है। जल्दी से नोट कर लीजिए बच्चों। बिल्कुल बात क्लियर, बिल्कुल बात क्लियर मेरे प्यारे बच्चों। बिल्कुल क्लियर, जल्दी से नोट कर लीजिए बच्चों। एयरक्राफ्ट कैरियर साहिल जब बता रहा था तो कहां गए थे, चाय पीने गए थे क्या? ठीक है, एयरक्राफ्ट कैरियर ऐसे जहाज होते हैं, विमान ऐसे युद्धपोत होते हैं जहां पर जहाज लैंड कर सकता है, जहां से जहाज उड़ान भर सकता है, वहां पर जहाज खड़े रह सकते हैं, उन्हें एयरक्राफ्ट कैरियर कहते हैं। बिल्कुल क्लियर मेरे प्यारे बच्चों। थैंक यू नम्रता। चलो, नोट कर लिया सब लोग बच्चों? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। नोट कर लिया आप लोगों ने। अब ऐसे ही बच्चों हेलीकॉप्टर भी होते हैं। हेलीकॉप्टर तो आप लोग जानते ही हैं। तो हेलीकॉप्टर होते हैं, ये हेलीकॉप्टर्स, ठीक है। अब ये जो हेलीकॉप्टर्स होते हैं, ये भी अलग अलग तरीके के हेलीकॉप्टर्स होते हैं। कुछ हेलीकॉप्टर मेरे प्यारे बच्चों होते हैं अटैक हेलीकॉप्टर, जिन पे गन्स लगी होती हैं, जिन पर मिसाइल फिट होती हैं, जिन पर जो है वो बम्स होते हैं और वो जमीन पर हमला करते हैं, वो लड़ाकू होते हैं, ठीक है, जमीन पर हमला करने का काम करते हैं। तो जमीन पर हमला करने का काम करते हैं, हवा में हमला करने का काम करते हैं। तो ऐसे हेलीकॉप्टर जो कि हमला करने का काम करते हैं, लड़ाई लड़ने का काम करते हैं, दुश्मन को जो है वो मिसाइल से अटैक करने का काम करते हैं, ठीक है, उन पर अटैक करने का काम करते हैं। ऐसे जो अटैक हेलीकॉप्टर होते हैं, लड़ाकू हेलीकॉप्टर होते हैं, वो भारत के पास इस वक्त जो मौजूद है, उसमें एक आता है एचएएल प्रचंड। एचएएल का मतलब होता है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने इसको बनाया है, भारत का है, अटैक हेलीकॉप्टर है। इसके अलावा हमने अमेरिका से, ठीक है, अमेरिका से बच्चों, अमेरिका से एक अटैक हेलीकॉप्टर लिया है जिसका नाम है अपाचे। अपाचे को बोइंग कंपनी ने बनाया है, बोइंग कंपनी अमेरिका की है, उसने बनाया है अपाचे नाम के हेलीकॉप्टर को। तो बोइंग कंपनी का अपाचे हेलीकॉप्टर अमेरिका से लिया है, ये भी लड़ाकू है, अटैक करता है, ठीक है। इसी तरह से रूस की कंपनी मिल, रूस की एक कंपनी, उसका नाम मिल है, और ये आगे जो लिखा रहता है वो कंपनी का नाम लिखा रहता है जो कि उसको बनाती है, याद रखिएगा। तो मिल कंपनी ने MI-24 नाम का जो है वो हेलीकॉप्टर बनाया है, ये भी एक प्रकार का अटैक हेलीकॉप्टर है, लड़ाकू हेलीकॉप्टर है, रूस से लिया है। इसके अलावा भारत का बना हुआ रुद्र है, इंडिया ने खुद बनाया है। आर्म यूटिलिटी, आर्म यूटिलिटी हेलीकॉप्टर वो होते हैं जो कि जो सेना के सामानों को एक स्थान से दूसरे स्थान ढोने का काम करते हैं। इसके अलावा सर्विलांस का काम करते हैं, दुश्मन की लोकेशन का पता करते हैं, रेकी करने का काम करते हैं, स्पाई करने का यानी कि उनके जासूसी करने का काम करते हैं। तो ऐसे हेलीकॉप्टर जो होते हैं, जो असल में लड़ाई नहीं लड़ते हैं, लेकिन इसके अलावा चीजों को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने का काम या फिर रेकी करने का काम, स्पाई करने का काम, ये सब करते हैं। ऐसे हेलीकॉप्टर को हम लोग आर्म यूटिलिटी हेलीकॉप्टर के नाम से जानते हैं। तो ऐसा आर्म यूटिलिटी हेलीकॉप्टर जो कि सीधे लड़ाई में नहीं होता है, इसका काम होता है जासूसी करना, ठीक है, सर्विलांस करना। इसके अलावा जो है सामान को जो है वो सामान को या हथियार को, सामान को या हथियार को ढोना, ठीक है, ढोना। इसके अलावा जो है जानकारी प्रदान करना, ठीक है, जानकारी हासिल करना, ये सब काम होता है, हासिल करना। तो ये सब काम होता है वो आर्म यूटिलिटी हेलीकॉप्टर कहलाते हैं। भारत के पास एचएएल रुद्रा है, ठीक है। इसके अलावा हैवी ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर वो होते हैं बच्चों जो कि भारी से भारी युद्ध के जो सामान होते हैं, जैसे कि सेना सैनिकों को एक स्थान से दूसरे स्थान लेकर जाते हैं, या फिर जो हमारे हथियार होते हैं उन हथियारों को एक स्थान से दूसरे स्थान लेकर जाते हैं, या फिर कोई भी जैसे टैंक्स वगैरह होते हैं उनको उठाकर उनको उसमें बांधकर और ले जाकर जो है वो युद्ध क्षेत्र में पहुंचाया जाता है। तो ऐसे हेलीकॉप्टर जो कि हैवी ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं, भारी से भारी युद्ध चीजों को या हमारी सैनिकों को या फिर जो है टैंकों को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाते हैं, उन्हें हम हैवी ट्रांसपोर्ट या भारी वाहक जो है भारी वाहक होते हैं, ये भारी वाहक हेलीकॉप्टर के नाम से जाना जाता है। और अभी हमने यूनाइटेड स्टेट से अमेरिका से चिनूक नाम का हेलीकॉप्टर लिया है। तो ये जो चिनूक हेलीकॉप्टर है बच्चों, ये हैवी ट्रांसपोर्ट में काम करता है, भारी वाहक हेलीकॉप्टर होता है जो हमारे सैन्य जो है उसमें काम आता है। इसके अलावा और भी हैं, जैसे मिल कंपनी द्वारा रूस से लिया गया MI-17 है, ये भी यूटिलिटी हेलीकॉप्टर है। यूटिलिटी हेलीकॉप्टर में आपको बता चुका कि सर्विलांस करने के काम आएंगे, हथियारों को ढोने का काम करेंगे, मरीजों को एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाने का काम करेंगे, ये सब काम करते हैं। ध्रुवा है, ये भारत का बना हुआ है, ये भी यूटिलिटी हेलीकॉप्टर है, ठीक है। इसके अलावा HAL लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर इंडिया का बना हुआ है, ये भी यूटिलिटी हेलीकॉप्टर है। इसके अलावा चेतक है, फ्रांस और इंडिया ने बनाया है, लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर है, मेनली सर्विलांस के लिए या मरीजों को जैसे युद्ध क्षेत्र में या फिर कॉमन कहीं पर बाढ़ आ गई, कहीं पर जो है वो बाढ़ आ गई या कहीं पर दुर्घटना हो गई तो वहां से मरीजों को ढोने के लिए इन सब में इसका यूज किया जाता है चेतक का, HAL चेतक। और HAL चेतक के बाद आता है चीता, ये भी फ्रांस इंडिया ने मिलकर बनाया है और ये भी लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर है, यानी हल्का जो है वो कार्य करने वाला ये जो है हेलीकॉप्टर है। तो भारत के पास बच्चों ये सारे हेलीकॉप्टर हैं और ये सारे हेलीकॉप्टर कैसे काम करते हैं, इनके मेन काम क्या होते हैं, मैंने आपको डिटेल में बताया। होप कि आपको समझ में आ गया होगा, इसको नोट कर लीजिए। बिल्कुल बात क्लियर है? हाँ, कुछ इंडिया परचेज करता है, कुछ इंडिया जो है मिलकर बनाता है, ठीक है, ये सारा काम इस तरह से किया जाता है। नोट कर लीजिए बच्चों, बिल्कुल क्लियर। बिल्कुल याद करना पड़ेगा, पढ़ने लिखने आए हो, यूपीएससी की तैयारी करने आई हो सबिया खातून, ठीक है, तो पढ़ना पड़ेगा ना भाई, याद भी करना पड़ेगा ना।
नहीं, ये जरूरी नहीं कि किस कंपनी का है, ये सब याद करो, लेकिन कम से कम हमारे पास ये सैन्य क्षमता है, ये हेलीकॉप्टर्स हैं और उनके अलग अलग काम है। काम तो ऐसे ही अटैक है तो लड़ाई लड़ेगा, यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स हैं तो अलग अलग काम करेंगे, जासूसी का काम करेंगे, सामान को ढोने का, हथियार को ढोने का, मरीजों को ढोने का, जानकारी हासिल करने का काम करेंगे, ट्रांसपोर्ट का मतलब भारी वाहक का काम करेंगे, भारी जो चीजें होती हैं उनको ले जाने का, बहुत सारे सैनिकों को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने का, बड़े बड़े हथियारों को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने का, ये सब काम करेंगे। ठीक है, तो लाइट यूटिलिटी है, हल्का हल्का काम करेंगे। ठीक है, तो ये सब आपको काम पता होना चाहिए। बाकी एक आइडिया आपको होना चाहिए कि भारत के पास इस तरीके के हथियार हैं, थोड़ा आइडिया तो करना पड़ेगा ना। याद करते हैं, भूल जाते हैं अवधा प्रवीण, तो फिर से याद करिए, रिवाइज करिए, करना पड़ेगा बच्चे ना, मेहनत तो करनी पड़ेगी, मेहनत का कोई ऑप्शन तो है नहीं। ठीक है, थैंक यू रोहित भाई। नेहा को थैंक यू नेहा। अब आगे से तुम वो की गाइडिंग सिस्टम वाला काम नहीं करोगी, पढ़ाई करो और दूसरों की जय से पहले खुद की जय करो। ठीक है बच्चों। ठीक है, तो होप मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों ने खूब अच्छे से इस सारी चीजों को समझा होगा, जाना होगा। ठीक है, इसके बारे में कुछ और अभी कुछ और थोड़ी सी चीजें बची हैं जिन पर हम लोग चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास में। होप आज की क्लास को आपने काफी एंजॉय किया होगा। ठीक है, और बहुत सारी जानकारियां, बहुत सारे हमारी जो कहते हैं ना कि युद्ध हमारा जो युद्ध की ताकत है, ठीक है, जो हमारी सैन्य ताकत है, उसके बारे में जानकर आपको गर्व भी महसूस हुआ होगा। ठीक है, और एक एक चीज को, ठीक है, थैंक यू स्वीटी, एक एक चीज को मैं कोशिश करता हूं कि आप लोगों को एक्सप्लेन करूं। ऐसे तो हेलीकॉप्टर पढ़ लेते, फाइटर जेट पढ़ लेते, लेकिन फाइटर जेट अलग अलग तरीके के होते हैं, मल्टी रोल होते हैं, अटैक होते हैं, ये इंटरसेप्टर होते हैं। ये बातें अक्सर कहीं पर भी आपके लेवल पर बुक्स वगैरह में नहीं मेंशन होती है। या यूटिलिटी का क्या मतलब होता है, या हैवी ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर का क्या मतलब होता है, ये सब नहीं लिखी होती। लेकिन मैं इसी वजह से एक एक चीज को बच्चों आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा हूं, क्योंकि आप लोगों को जब जानकारी हो, कहीं बैठो बात करो, तो लगे कि पढ़े लिखे इंसान हो, लगे कि तुम्हारे में डिफरेंस है, लगे कि तुम सलीम सर के स्टूडेंट हो। ठीक है, ऐसे कहीं से पढ़ के नहीं आ गए हो, तो अब मुझे लगता है ये सारी की सारी चीजें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। ठीक है, थैंक यू सो मच बच्चों, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, खुश रहिए।